सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी 17/20 क्या बन जाएगा ये 0.85। 17 को पहले तो 2 से डिवाइड कर दें तो 17 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 17 का आधा क्या होता है 8.5। 8.5 को डिवाइड बाय 10 कर दें तो क्या बन जाएगा 0.85। अब इसमें से बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.75। अब नीचे 0.75 लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही नंबर लिखना है जो सवाल में लिखा हुआ था। दूसरे नंबर पे क्या आएगा 0.8 एज इट इज। तीसरे नंबर पे 82%, सही है। 0.82 लिखने का मतलब है कि 1 मार्क आपका चला जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे 17/20, सही। दोबारा बताऊं, ठीक है। कोशिश करें कि अगर फ्रैक्शंस में अगर डेसिमल में कर सकते हैं तो डेसिमल में करना आसान है। अगर फ्रैक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर कन्वर्टिंग देम इन फ्रैक्शन, यू आर कन्वर्टिंग numbers in fractions, then they all must have same denominator. सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। 45% ऑफ 30 क्या बन जाएगा सर 45/100 इंटू 30। एक तो 0 और 0 कट जाएगा, फिर 5 9 जा 5 2 जा, तो 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 2। 27 का आधा क्या होता है 13.5। 27/2 नहीं लिख सकते, फिर आपको 2 होल 1/13 होल 1/2 लिखना पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, अगर n/d है तो n आपके पास d से अगर बड़ा हो जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जवाब नहीं छोड़ते। So shade one more small square so that the diagram has a rotational symmetry of order 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 सबका शेडेड है एक्सेप्ट फॉर दिस वन, तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। 1 2 3 4। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई सीन होता तो यहाँ पर भी आप फिर नंबरिंग कर सकते थे। तो ये आपके पास होता है 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे चारों बॉक्सेस शेडेड है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। Draw two more small squares so that the diagram has 2 lines of symmetry. अच्छा जी, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ हो सकती है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ हो सकती है, स्क्वायर है, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ हो सकती है, रब बना लेंगे। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ हो सकती है, ठीक है, और एक यहाँ हो सकती है। अब इनमें से आपको कोई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए और 2 नहीं चाहिए, क्या करेंगे सर। देखें ये शेडेड है, इसका ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बन जाएगी। फिर ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये दोनों शेडेड हैं, ये दोनों शेडेड हैं, ये दोनों शेडेड हैं, ये दोनों शेडेड हैं, और ये वाला शेड हम कर लेंगे। तो ये शेड हो गया, इसकी वजह से आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये बन गई। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी आपके पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। यहाँ तक कोई इशू। ट्रिक क्या है इसकी कि स्क्वायर में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, स्क्वायर में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं वो सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप बना के देखेंगे। नहीं, इसमें रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो स्क्वायर में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं वो आप सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बना के देखेंगे एंड देन यू विल सी कि कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपके पास काम कर रही हैं। मुझे सिर्फ 2 चाहिए थी तो मैंने क्या किया, पहली लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना ली। अब उससे मैंने देखा कि दूसरी भी बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ तक कोई इशू है, दोबारा बताऊं। Laiba and Harim, do we have any issue till here? No sir. Laiba, can you leave a text in the group?
जी आई हैव स्टार्टेड द क्लास। 3a minus a plus 2a। यार अभी देखो बांट रहे हैं मार्क्स, तो बेटा वो चाहते हैं कि आप पास हो जाए ना। ये भी बच्चे ये भी गलत करते हैं, होते हैं। ABC is a triangle with AC 5, BC 7. Use a ruler and a compass to consider the triangle. अब आप नोट कर रहे हैं कि सर 21 के हर सवाल में लोसाय डाला उसने पहले पेपर में, ऑलमोस्ट हर सवाल में उसने लोसाय पहले पेपर में डाला है। सिंपल आपको रूलर और कंपास यूज करना है। क्या करेंगे हम? बिल्कुल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है सर 5 सेंटीमीटर की। आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लें सर 5 सेंटीमीटर की अपने पास रफ पेपर में कहीं भी, अभी बनाइए अपने पास सर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए सर अपने पास, ठीक है। और आप यहाँ पर कंपास पेन रखिए, यहाँ पर पेंसिल रखिए। मैं लाइन क्यों बनवा रहा हूँ, मैं स्केल क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपास दोनों हाथों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, पॉइंट बना लें सिर्फ। कंपास पेन यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क आ जाएगा यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ बेटा, उसमें एक हाथ स्केल से पकड़, एक हाथ को स्केल से पकड़ना पड़ेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि पहले वहां से खींच लो ना। लाइन खींचने से क्या होगा कि जब आप कंपास पे काम कर रहे हो तो दोनों हाथ आपके कहाँ बिजी होने चाहिए? कंपास पे बिजी होने चाहिए। इससे गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एबी की लेंथ आपके पास है, नहीं दी, मेजर करने आई गेस 6 होगी। ये 2021 है बेटा। वो हमारा है दूसरा। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर्स। In this line of 7 centimeter, you have to put your compass pin here, and you have to put your pencil here. ठीक है? And then you'll open the compass to 7 centimeter. Then you'll put a mark here. Okay. And you'll put a mark here, or and then you draw a line here. So this line will be of 7 and this line will be of 5. ठीक है? नहीं आपका सेम नहीं लगेगा ना, when you'll draw it appropriately, तो आपका सेम नहीं लगेगा बेटा। वो मेजर करेगा, आगे पूछेगा आपसे, ठीक है। Using a straight edge and compass only, construct a perpendicular bisector of AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है एबी का? perpendicular bisector. So you keep your compass pin again here, open it to more than half, put an arc here, put an arc at the bottom with the same width, put an arc here, और ये आपके पास, तो ये आपके पास बिल्कुल बीच में से एक लाइन बन जाएगी सर। आपकी मर्जी है सर, पहले बी पे भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। द थिंग इज कि आपको ये जो आर्क है ना, ये बनाने जरूरी है, क्योंकि वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जी आपको जो डायग्राम बनानी है दैट हैज टू बी डन बाय यूजिंग कंपास एंड पेंसिल। अगर आप इसको स्केल और सेट स्क्वायर से बनाते, स्केल और सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि सर हम यहाँ पे स्केल रखते हैं, ठीक है, और ये स्केल रखने के बाद हम जो है वो जितनी भी ये लाइन है इसका हाफ पॉइंट हम मेजर कर लेते हैं कि ये हाफ पॉइंट कहाँ आ रहा है। लेट्स से कि ये हाफ पॉइंट आपके पास यहाँ आ रहा है, और उसके बाद फिर हम एक सेट स्क्वायर के जरिए इसको बना लेंगे। अच्छा, अब जब आपने सेट स्क्वायर के जरिए इसको बना लिया,
जब आपने इसको इस सेट स्क्वायर के जरिए बना लिया, तो अब ये कितना एंगल पे आ रहा है आपके पास? 90 डिग्री पर आ रहा है। अच्छा, अब सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, और इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पर इसके पास 90 डिग्री एंगल होता है। तो आप जो है वो ये सेट स्क्वायर जो है वो यहाँ पर रख के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से लाइन जब भी बना लेंगे तो लाइन के ऊपर और नीचे आपने क्या डाल देना है? आर्क डाल देना है, ताकि उसको ऐसा लगे कि आपने किससे बनाया है? कंपास से बनाया है, पाकिस्तानी काम वाला काम करना है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं नहीं, बीच में बनेगी लाइन। आप कितनी भी लाइन पे ले रहे हैं, अगर मोर देन हाफ आप ओपन कर रहे हैं तो लाइन आपके पास बीच में ही बनेगी। हाँ जी, आगे क्या कह रहा है सर हमजा साहब? आगे क्या कह रहा है वो? मतलब ये कुछ ज्यादा ही आसान पेपर आ गया सर। तो वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक जो है वो रीजन है जो ए से करीब है, बी से दूर है। इस लाइन पर हर पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। तो आपको वो वाला रीजन लेना है जो ए से करीब है और बी से दूर है। अच्छा, अब आप एक बात याद रखिएगा कि आपको जब स्कूल में जब आपको जब आपको डायग्राम जब आपको शेडिंग करनी है, जब आपको शेडिंग करनी होगी पेपर के अंदर, तो आप उसको कलर भरने नहीं बैठेंगे। आपकी शेडिंग वहां पर ऐसी होनी चाहिए सर। सही है, दिस इज योर शेडिंग डन, ताकि इन केस अगर आपको इरेज करना पड़ जाए तो ये इजीली इरेज हो जाए। पूरा आप कलर भरने बैठ जाते हैं और फिर दो बार भाई इसको इरेज करेंगे रबड़ से तो इजीली हो जाएगा ना। अब आप इसकी जगह आप ये कलर करने बैठ जाएं पेंसिल से इसके ऊपर चढ़ के, तो फिर जब आप बाद में इसको मिटाने लगेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, वो कुछ बच्चे इतनी मतलब वो उनकी सारी कंसंट्रेशन शेडिंग में हो जाती है। तो शेडिंग ऐसी करनी है कि इनकेस अगर आफ्टर सम व्हाइल यू रियलाइज कि कुछ गलत हो गया तो दोबारा इरेज भी हो सके। पेंसिल इससे करते हैं, लाइन से, डार्क पेंसिल से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंसिल से पेपर नहीं कर सकते। पेपर के पहले पेज पे लिखा हुआ होता है कि यूज डार्क ब्लू एंड और ब्लैक पेन। ब्लैक इज बेटर देन ब्लू व्हेन यू आर डूइंग योर फाइनल पेपर। डायग्राम आप पेंसिल से ही बनाएं, ठीक है? डायग्राम आप पेंसिल से बनाएं लेकिन थोड़ी सी डार्क। हाँ, कोई मसला नहीं। ये भी आप कर सकते हैं सर, जितना आप एग्जामिनर के लिए आसानी करेंगे उतना अच्छा है। ब्लैक ना बेटा, ब्लैक इज बेटर। बेटा लिखा हुआ होता है पहले पेज पे बेटा। वहाँ इन्विजिलेटर तो है ना, उनको तो नजर आ रहा होगा। तो आपका पेपर वहां जाने स्कैन करने से पहले ही वो सर यहाँ पर आ जाए। आपका एक तो ये कि इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए सर, इफ यू डूइंग योर पेपर विद एनी अदर पेंसिल और एनी अदर पेन अदर देन ब्लैक एंड ब्लू, तो इन्विजिलेटर आपको वहीं रोक देगा, आपको कोई बोरो करवा देगा। और इनकेस अगर आप बीच में कोई चवल मार कर आ भी गए हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। दैट वुड बी एन इंडिकेशन कि आप चेकर को ये कह रहे हैं कि ये मेरा पेपर है, क्योंकि आपका नाम तो जाता नहीं है। तो आप कहेंगे जी मैं रेड पेन से कोई सवाल सॉल्व करके आ जाऊंगा, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड आपका नहीं है ना। बेटा थोड़े से पैसे और डाल के ना आप, थोड़े से पैसे और डाल के मैट्रिक का ए ग्रेड वाला डिग्री छपा लीजिए, वो बेहतर है। तो बस वही इसी से काम चलाइए सर। 4 to the power 0 is 1, m to the power 3 into m to the power 5। अगर इस तरह का पेपर आता है, अगर इस तरह का पेपर आता है तो थ्रेशोल्ड बहुत हाई होगा, अच्छा खासा हाई होगा। ठीक है, 65 67 पे आपका ए बनेगा, 70 पे भी ए बन सकता है। 6300 मीटर्स इन किलोमीटर सर। हमजा साहब फोन दे दो सर, इससे फोन ले लो, फोन इसको दे दो, इधर रख दो चेयर पर। 6300 मीटर्स इन किलोमीटर सर। अच्छा सर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर
ना 100 आपकी हुई ठीक है सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये कन्वर्जन हमेशा के लिए सीख लीजिए आप। ये आपके पास कहलाती है लीनियर कन्वर्जन। कौन सी कहलाती है? ये लाइन की बात हो रही है सर। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड पे 1 सेंटीमीटर हो रहा हो तो हर सेंटीमीटर के बदले में आपके पास 10 मिलीमीटर आ जाएंगे एंड दैट विल गिव यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको क्यूब में करना हो तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है सर। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 156। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल 156 है। आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला को बता सकते हैं अदर देन बिलाल? बेटा वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। मैं आपसे नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हरीम, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है बेटा ऑफ अ पॉलीगॉन? 5-6 फॉर्मूला लिखवाए थे बेटा, ये याद होने चाहिए। बेटा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन क्या है फॉर्मूला इसका? लाइबा 360/1 exterior angle. ठीक है सर। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस एंगल। तो आपके पास 180 में से इंटीरियर एंगल जो है वो 156 है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। और फिर आप क्या करेंगे सर? 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 4 द 660 द 4 1 द 4 15 द। तो 15 इज योर आंसर। फॉर्मूलाज लिखकर आइएगा सर। इन केस इफ यू डू एनी कैलकुलेशन मिस्टेक द फॉर्मूला विल गोइंग टू गेट यू एटलीस्ट 1 मार्क। फॉर्मूला ही याद नहीं हो तो बेटा वर्किंग 2 मार्क का सवाल है। वर्किंग एसेंशियल बेटा इनफ। पहले आप 2018 से पहले द कांसेप्ट वाज दैट इफ यू हैव डन समथिंग राइट, इफ यू हैव रिटन राइट आंसर, दैट इंप्लाइज कि आपके कांसेप्ट ठीक है। अब राइट आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, जस्टिफाइड आंसर के मार्क्स होते हैं। So if your formula is not there, you will not going to get marks even if you're writing the right answer. 1 मार्क मिल जाएगा अगर फॉर्मूला एप्लीकेबल है और ठीक लिखा हुआ है। ये तो कह रहा हूँ 1 मार्क मिल जाएगा। If your formula is right and it's written, you will still get 1 mark. The examiner will know that the child knows the concept. Mathematical error हुआ है, conceptual error नहीं है। If you have, हाँ, still you did not have the time, तो आपको formula आता था, formula लिख लिया, time खत्म हो गया। If you have not written the formula and you have done things right, आपको marks मिल जाएंगे। उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या किया है। If you have not written the formula and you have done any mathematical mistake जो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या किया, it will entirely be wrong. क्योंकि उसको आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ठीक हो सकता है कि यू न्यू द फॉर्मूला राइट, लेकिन क्योंकि आपने लिखा नहीं है और आपने नीचे कोई एरर कर दिया है, तो हाउ वुड द एग्जामिनर कम टू नो कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक था। तो इट्स बेटर, 2 फायदे होंगे फॉर्मूला लिखने से। अब तो खैर इतना टाइम नहीं है, वरना यू विल गेट यूज्ड टू ऑफ द फॉर्मूलाज एज वेल। आप अगर हर सवाल में फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आपको रट जाएगा, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपका जवाब भी ठीक आ जाएगा। एक ट्राइंगल है which has one angle of 55 and 2 other angles are in the ratio of 3:2। ठीक है सर। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जी। हाँ, पेपर में आप रफ ट्राइंगल बना सकते हैं बिल्कुल। एक रफ ट्राइंगल बनाना है और वो आपसे कह रहा है कि सर एक एंगल इसका 55 है, बाकी के जो 2 एंगल्स हैं वो 3:2 में डिवाइडेड हैं।
स्मॉलेस्ट बता दीजिए कि क्या होगा। 3/2 कहाँ से आ गया? आपने क्या किया, आपने कहा कि सर 180 में से 55 माइनस कर दें, दैट विल गिव यू 125। अच्छा 125 आपका 3:2 में डिवाइड हो रहा है, तो इंटू 3/5 और 125 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 25 और 3 75, और ये हो जाएगा आपके पास तो 50 और 75। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल? नहीं, लेकिन आपने 70 दिखाता हूँ, यहाँ तक कोई इशू है? वन सिग्निफिकेंट फिगर से पहला नंबर क्या बन जाएगा, दूसरा, और ये 1, 31 जा 32 जा 2 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या बन जाएगा सर? सर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करेंगे सर? एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 36, 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 29। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, क्या बन जाएगा ये, और 36 प्लस 29 क्या बन जाएगा ये, 36 एंड 20 56, 56 एंड 9 65, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 65/13 क्या करेंगे सर? हाँ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 5 जा 3 5 जा, x की वैल्यू इज 5। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन। किस में डालें हम, तो 2 बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, करनी पेज सर। 5 विल बी -2। यहाँ तक कोई इशू? अभी तक हमने 12 सवाल कर लिए, अच्छा खासे नंबर ले लिए सर। अगर ये पेपर जल्दी खत्म हो जाता है, we can do another paper after that. That would be a difficult paper ना, बताता हूँ, इसी पेपर के बाद बताता हूँ आपको। सर हमजा साहब सवाल पढ़िए। सर ट्राइंगल ए से आप ट्राइंगल बी पे जा रहे हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? हमजा बताएगा सर। ट्रांसलेशन हो रही है। अच्छा हमजा साहब ट्रांसलेशन लिख देना सिर्फ काफी नहीं है, ट्रांसलेशन के साथ और क्या लिखना पड़ता है हमें? ट्रांसलेशन का वेक्टर लिखना पड़ता है। वेक्टर में आपके पास क्या होता है, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू, तो x पे कितना मूव कर रहा है और y पे कितना मूव कर रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -5 + 4। तो ट्रांसलेशन और वेक्टर क्या है, -5 और +4। दो 3 मार्क होता है रोटेशन के लिए, एनलार्जमेंट के लिए। रोटेशन में 3 मार्क का सवाल आता है क्योंकि उसमें रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल और सेंटर। और एनलार्जमेंट में क्या होता है, अगेन एनलार्जमेंट, स्केल फैक्टर और सेंटर। क्या मोस्ट प्रॉब्ली triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement with the scale factor with a center of 0, -1 0, ये अच्छा ये एडिशनल चीजें आप मिटा देंगे, तो 0, -1 आपके पास ये बन जाएगा सर। यहाँ से आपके पास एनलार्जमेंट हो रही है A की और इसका स्केल फैक्टर क्या है, 2 है। अच्छा जी A की एनलार्जमेंट हो रही है, तो ये आपके पास क्या लाइन है, 3, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा जी ये फैक्टर आपके पास क्या है, -2 -2। एक आपके पास क्या सर,
जब आपको एनलार्जमेंट करनी होती है, एनलार्जमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स वाई, और ये एक्स वाई क्या होता है, वेक्टर फ्रॉम सेंटर। ठीक है सर, अब यहाँ पे पहला वेक्टर आपके पास है 0 3, ये पहला वेक्टर आपके पास है 3 0। दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, -2 एंड -2, 2 -2, और तीसरा क्या है आपके पास 3 -2। इन सबको k से मल्टीप्लाई कर दें, k क्या है आपके पास 2 है, क्या आ रही है ये वैल्यू 6 0, ये वैल्यू क्या आ रही है 4 -4, और ये वैल्यू क्या आ रही है 6 -2। ठीक है जी, -4 सॉरी, 2 स्केल फैक्टर है ना बेटा, लिखा हुआ है इसके बाद। तो 6 0, एक पॉइंट ये आ गया, फिर 4 -4, तो 4 -4 कहाँ आ जाएगा, 4 और -4 यहाँ आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 6 -4 यहाँ आ जाएगा। -2 होता तो दूसरी तरफ बनता, ठीक है, इस तरफ बनता और उल्टा बनता। ठीक है सर, ये आपके पास स्केल फैक्टर, अच्छा सर यहाँ देख लें, ये आपके पास हर पॉइंट मैच करना चाहिए एक ही पॉइंट पर। जब भी आप जो है वो एनलार्जमेंट करते हैं तो सारे जो कोऑर्डिनेट्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंटर होता है। ठीक है सर, तो ये आपके पास सेंटर हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे सी। यहाँ तक कोई इशू, आगे चलें। सर जब ये स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है तो फिर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे मिलता है? तब भी मिलेगा ऐसे ही, तब भी मिलेगा ऐसे ही आपको, अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो तब भी आपको ऐसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसी सवाल को हम स्केल फैक्टर -2 के साथ सॉल्व कर लें, अगर इस सवाल में स्केल फैक्टर -2 होता तो ये सवाल कैसा बन जाता, ये आपके पास वही 3 फैक्टर्स 3 0 वेक्टर्स 2 -2, और ये हो जाता है 3 -2। इन सबको अब आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते, ये क्या बन जाता -6 0, ये क्या बन जाता -4 4, और ये क्या बन जाता है आपके पास -6 4। अच्छा जी, अब क्या होता है आपके पास -6 और 0, तो पहला पॉइंट कहाँ बनता है आपके पास, लेट्स से इसको हम बना देते हैं रेड से, पहला पॉइंट आपके पास बनता -6 0, यहाँ बन जाता। दूसरा पॉइंट आपके पास बनता है -4 4, तो -4 और 4, दूसरा पॉइंट आपके पास बन जाता है यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या बनता है -6 4, एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। ये ट्राइंगल आपके पास यहाँ बनता, सही है, ये ट्राइंगल आपके पास यहाँ बनता। स्टिल अगर आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, अगर आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा सेंटर पर ही आएगा। तो डजंट मैटर कि आपके पास जो स्केल फैक्टर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सेंटर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पर ही आएगा। हाउएवर अगर आपके पास स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा तो एक तो ये कि इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे बनेगा, और दूसरा जो इमेज है वो अपसाइड डाउन होगा। यहाँ तक कोई इशू? सही है। एक्सप्रेस 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे सर क्विकली हमजा साहब, एलसीएम लो। सर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सर ये कौन से साल का कर रहे हैं? ये बेटा अक्टूबर नवंबर 21 है, पेपर 1 सर 2 into 2 into 3 to 5। बेटा छोटी फॉर्म को क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म, और हमेशा जवाब इंडेक्स फॉर्म में ही देना है। ठीक है, हमेशा जवाब इंडेक्स फॉर्म में ही देना है। सही सर, हमजा साहब सवाल पढ़िए सर। सर HCF निकालेंगे।
वर्क आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पेन का पैकेट है उसमें 60 पेन होते हैं, स्केल का पैकेट है उसमें 42 रूलर्स होते हैं, स्कूल को दोनों एक ही नंबर, वो चाह रहे हैं कि जितने पेन हो उतने ही स्केल हो, तो कितने पैकेट्स पेन के और कितने पैकेट स्केल के खरीदेंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाए, सेम नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 60, 2 पैकेट खरीदूंगा तो 180, 3 पैकेट खरीदूंगा तो 2 पैकेट पे 120, 3 पैकेट पे 180, 4 पैकेट पे 240, 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा जी 42, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 84, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 126, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर इन दोनों का जहां मल्टीपल मैच कर जाएगा, ठीक है, वहां पर आप काम करेंगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए इन दोनों का, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर चाहिए जिसके टेबल में दोनों आते हो, तो हम किसके टेबल में, तो अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो वो क्या बन जाएगा 60 और 42। HCF क्यों निकाल, तो पहले 2 से फिर 3 से। चले, अच्छा कॉमन HCF कैसे निकलता है सर, कॉमन नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड करना शुरू करें तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 30 हो गया, ये 21 हो गया, अब दोनों 2 से नहीं जा सकते, 3 से 10 और 7, फिर सर अब दोनों साथ नहीं जा सकते, तो ये HCF 6 हो गए। तो अच्छा अगर मैं 6 पैकेट खरीद दूं पेन के तो क्या बन जाएंगे 6 नहीं 360, और अगर मैं 6 पैकेट खरीद दूं 42 के, ऐसे नहीं हो सकता यार, हाँ LCM बेटा, LCM चाहिए, HCF नहीं चाहिए। एंड में लिखा हुआ उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक। तो हाँ, तो LCM चाहिए ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए आपको, यू नीड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा अब दोनों का अगर हम LCM निकाल लें तो क्या निकलेगा, टू से 30, 2 से 21, ठीक है जी, 2 से 15 और 21 अपनी जगह पर, फिर 3 से 5, 3 से 7, फिर 5 से 1, 7 अपनी जगह पर, और 1, 7 से 1 और 1। अच्छा जी, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या बन रहा है 2 into 2 into 3 into 5 into 7, क्या बन रहा है ये, अच्छा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अच्छा जी, अच्छा अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपके पास है वो 2 into 2 into 3 into 5 into 7, मैं इसको आसान करके बता रहा हूँ, इसको 60 से डिवाइड कर दे, तो 60 का वो क्या निकाला था हमने प्राइम फैक्टर्स, 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 2 into 2 into 3 into 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 7 से, 60 times 7 क्या बनता है 420। अच्छा जी 2 into 2 into 3 into 5 into 7, 42 का अगर हम प्राइम 42 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 10 पैकेट उसके हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 पैकेट पेन के और 10 पैकेट रूलर के, देखिए ना इसका मल्टीपल चल रहा है ना, टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5, HCF आपके पास तो 10 और 7 आ रहा था ना, कैसे वैसे भी कर सकते, ये है LCM, ये क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसको 10 से करते भाई, ये कह रहा है कि सर जब आप HCF ले रहे थे तो आपके पास यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 42 था,
तो जी आपने डिवाइड करना शुरू किया दोनों को कॉमन नंबर से, तो ये क्या बन गया 30, 21। फिर दोनों को आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया 3 से, तो ये बन गया 10, ये बन गया 7। तो ये आपके पास पेन था, ये आपके पास रूलर था। पेन के कितने पैकेट चाहिए आपको? 10, और रूलर के 7। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, तो ये नहीं कर सकते। सर एक और बार निकाल दिएगा एचसीएफ और एलसीएम में क्या? एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल्स कॉमन चाहिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, इसका टेबल चल रहा है, और 42, 84, 126 इसका भी टेबल चल रहा है। ये पूरी लिस्ट 60 की क्या है? मल्टीपल्स है। ये पूरी लिस्ट 42 की क्या है? मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब क्या है? टेबल चलना। अब आपको बताना है कि कौन सा मल्टीपल मैच कर रहा है। तो हो सकता है कि इस लिस्ट में आगे भी कोई मल्टीपल मैच कर जाए। आपको कौन सा मल्टीपल मैच करवाना है? सबसे छोटा वाला। इसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आपने इस तरह निकाल लिया। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपके पास जो आपकी वर्कशीट है उसके अंदर ये दिया हुआ है सर। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर आपको 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है सर, 24 और 36 का निकालना है भाई, 24 और 36 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो कॉमन नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। क्या करेंगे? कॉमन नंबर। जब कॉमन नंबर से आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो ये एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ है। और जब एलसीएम निकालना है तो फिर आप क्या करोगे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करना शुरू करोगे। ये जो पूरी लिस्ट है ये एलसीएम है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 72 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 24 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी। और ये जो 12 और 18 नहीं हो सकता है, ये जो 12 और 18 है 3 के टेबल से इससे कर देंगे बेटा। स्मॉलेस्ट से करेंगे ना, लोअर 2 से जा सकता है तो 2 से करेंगे ना, तो 3 से क्यों करेंगे? आगे से इस वाले में नहीं करेंगे ना। इस वाले में तो 2 से हम कर रहे हैं, तो इस वाले में क्या हो रहा है? ये कॉमन नंबर से जा रहा है, 6 जा सकता है 2 से, लेकिन क्योंकि कॉमन नहीं है हमें क्या चाहिए? हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे। हाँ, जब तक कॉमन, अगर एचसीएफ चाहिए तो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। जब एचसीएफ चाहिए तो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। जी एलसीएम क्या चीज है? ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 24 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है। 12 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके टेबल, यह सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। 24 और 36 तो 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों है वो क्या है? 12। दूसरा ये आपके पास रूल है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, नंबर सेम आएगा। अच्छा, यहाँ पर हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम 24 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर क्या बनेगा? 24 इंटू 36 क्या होता है? 864। इसका एलसीएम क्या है? 72। एचसीएफ क्या है? 12। 72 इंटू 12 क्या होगा? वही 864। ठीक है। एचसीएफ में क्या करेंगे? कॉमन नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? हम जहां पॉसिबल डिवीजन हो सकती है वहां पर हम वो कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आया है? 42। और फिर हमने क्या किया? हमने 420। तो हमने 420 को डिवाइड कर दिया 60 से। ये पेन के लिए हमने कर दिया, और स्केल के लिए हमने 420 को डिवाइड कर दिया 42 से। तो ये आपके पास आ गया 7 और ये आपके पास आ गया 10। ठीक है। पेन के 7 पैकेट खरीदे हैं, स्केल के 10 पैकेट खरीदे हैं, तो यू हैव द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड स्केल टू बी यूज्ड। वेक्टर सर, पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है? कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर कहाँ से शुरू होता है आपके पास? ओरिजिन से। ओरिजिन से। तो आपके पास 3 और -7 का मतलब क्या हुआ कि
0 से आप जा रहे हैं 3 और -7, यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट बन जाएगा 3, -7। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास वो क्या कह रहा है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर किसका है, ए का। उसके बाद ए से बी आपके पास क्या है, 5 और -12। आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मतलब क्या होता है, आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए किस चीज का, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी। दैट आपको ओ बी चाहिए। आपको क्या चाहिए, ओ बी। अच्छा, ओ से बी जानने के लिए आप क्या रूट इस्तेमाल करेंगे, ओ से ए और ए से बी। ओ से ए क्या बन जाएगा आपके पास, 3 - 7 दिया हुआ है ओ से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए से बी भी आपके पास दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करने क्या जवाब आ जाएगा, 3 - 5 विल गिव यू -2, -7 + 12 5। तो -2 और 5 बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √x² y + y²। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 25। आंसर क्या आ जाएगा √29। सर ये तो पेपर आपने 1 में OB का निकाल लिया, AB का निकालना है ना। बी केयरफुल विद दीस थिंग बेटा, मुझे तो बता देगा कोई ना कोई। 1 मार्क फॉर्मूले का मिल जाएगा अगर फॉर्मूला लिखा है तो, याद। हाँ बेटा भेज देता हूँ, जो प्रिंट करके दिए वो फाड़ के फेंक दे, मैं तुझे ऑनलाइन भेजूंगा। हाँ बेटा, 40 टॉपिक्स के फॉर्मूलाज एक पेज पे भेज देता हूँ मैं तुझे, मैग्नीफाइंग ग्लास भी साथ में भेज। ठीक है सर, 144 + 25 169। 13। बेटा आपको फॉर्मूला शीट में भी लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट रटे हुए होने चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब और क्यूब रूट रटे हुए होने चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 36, 40, 169, 196, 225। ठीक है सर। पेपर 1 क्वेश्चन 1 नहीं, 1 मार्क इसका है भाई, इस इक्वेशन का 1 मार्क है। अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो 1 मार्क नहीं मिलता आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा कि 2 मार्क का सवाल है ना, अगर 2 मार्क का सवाल होता है तो वर्किंग के मार्क्स होते हैं। अगर 1 मार्क का सवाल होगा तो आपकी जितनी भी वर्किंग है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंसर ठीक होगा तो मार्क मिलेगा, आंसर ठीक नहीं होगा तो मार्क तो भी मिल जाएंगे। सर अब 4 साइडेड स्पिनर, अब्दुल रहमान सर सवाल पढ़िए सर। 4 sided segment number 1 to 4 is one many times. The table shows the result of the steps. The mean of the result is the value. वो क्या कह रहे हैं कि सर एक 4 साइडेड स्पिनर है, एक स्पिनर है जिसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। अच्छा, उसको आपने जो है वो कई दफा स्पिन किया है, तो आपने क्या किया, कई दफा स्पिन किया है। अच्छा जी, तो अब वो क्या कह रहा है कि 4 साइडेड स्पिनर है, 1 to 4 तक स्पिन हो रहा है मेनी टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, एक कितनी दफा है आपके पास, 2, 3 और 4 p दफा।
और मीन स्कोर क्या है 3 है, मीन कैसे निकलेगा Count of all numbers. सम अपॉन काउंट या फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये भी वही फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, अगर एक नंबर 6 दफा आया है, अगर एक नंबर 6 दफा आया है तो इसका आउटकम कितना हो जाएगा 6। 2 5 दफा आया है, सम कितना हो जाएगा 10 3 13 दफा और 4 पी। टोटल कितने सर 10 सर। सर नंबर तो 10 है ना, या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर 6 प्लस 24 5 प्लस 13 प्लस पी। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 39 कितना होता है 39 और वो 45 और ये हो जाएगा 55 प्लस 4p डिवाइडेड बाय 24 प्लस p और ये किसके बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे सर 24 into 3 तो 24 times 3 will give me 72 plus 3p 55 plus 4p 72 minus 55 is equals to 4p minus 3p 72 minus 55 will give me what 17 is equals to p। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास, देखो 6 कितनी दफा आया था, एक कितनी दफा आया था 6 दफा, स्कोर कितना हो गया टोटल 2 आया था 5 दफा, स्कोर कितना हो गया 3 आया था 13 दफा, स्कोर कितना हो गया 4 आया था p दफा, स्कोर कितना हो गया 4p। इन सबको ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा 55 प्लस 4p। टोटल कितनी दफा आपने स्पिन किया 6 5 13 एंड p। इन सबको ऐड कर लो तो टोटल आपने कितनी दफा स्पिन किया, काउंट आ गया 24 प्लस p, सम आ गया आपके पास 55 प्लस 4p। इन दोनों को डिवाइड करो किसके बराबर होना चाहिए, मीन क्या दिया हुआ है 3, तो 3 इज इक्वल टू 55 प्लस 4p डिवाइड बाय 24 प्लस p हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 into 3 20 into 3 72 प्लस 3p और फिर ये 3 यहाँ पर आके माइनस 55 यहाँ पर आके माइनस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सर ये कैसे होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। बेटा रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी का ये इसको इसकी जगह वो कभी कभी पूछ सकता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल आउटकम इज 2। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल आउटकम इज 2। टोटल में से 2 कितने टाइम्स आ रहा है, टोटल में से 2। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल में से 2 कितनी बार आ रहा है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि 2 टोटल में से कितनी दफा आ रहा है। तो टोटल कितने हैं आपके पास 24 और 17 कितने होते थे 41। भाई p की वैल्यू कितनी हो गई थी 17, तो टोटल फ्रीक्वेंसी एफएक्स अकाउंट नहीं होगा क्या? ना 41 हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी, उसमें से 2 कितनी दफा आ रहा है 5 बार, तो 5/41 हो गया आराम से। हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर टोटल 41 रिजल्ट हैं तो उसमें से 2 वाले कितने हैं, टोटल 41 दफा आप स्पिन कर रहे हैं तो 2 कितनी दफा आ रहा है। अगर आप 82 टाइम्स स्पिन करेंगे तो 2 कितनी दफा आएगा 18। अगर आप जो है वो 123 दफा स्पिन करेंगे 123 दफा तो 2 कितनी दफा आएगा। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि टोटल में से 2 का फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 13/41 13/13 उसकी फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है
41 में से 13 दफा 3 आ रहा है, ठीक है। सर ये पूरा पेज एक दफा दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मैं पेपर भेज दूंगा। बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं, अगर मैं कहता कि 2 की परसेंटेज निकालो तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, वो 100 करने से पहले वाला जो पार्ट है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी का 13 से निकालना हो तो 13/41 करते, अगर इसका 4 से निकालना होता तो 17/41 करते। 12 पेज हो गए यार हमारे 1 घंटे में। फैक्टराइज करें सर, 12 पेज पर क्या करेंगे सर, 2b minus c plus 2b plus c। सर ये माइनस बी ए प्लस। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, सर मिडिल टर्म। क्या होगा सर, कोई चीज कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन होती है। सर इसको x plus 6 और x minus 1 के फॉर्म में लिखेंगे ना फैक्टराइज में? नहीं नहीं सर, अगर आपने, सर यही आप लोगों को समझाना था अभी कि अगर आपने इसकी जगह 6 और इसकी जगह 1 लिख दिया तो 1 मार्क कट जाएगा और 2 मार्क भी कट सही सकते है हैं। सर, क्यों कट सकते हैं सर, क्योंकि उसने बोला फैक्टराइज। हाँ इजिकल्स टू नहीं है, आपसे सॉल्व करने का नहीं बोला, आप अपनी तरफ से इजिकल्स टू नहीं लगा सकते सवाल में, ठीक है जी। माइनस में कॉमन ले सकते हैं भाई, जो चीज कॉमन होगी ले लेंगे। आपको बेसिकली सर, आपको ये पूरा काम क्या करना होता है, आपको पूरे काम में ये x plus 6 जो है ना, ये ब्रैकेट सेम बनाना होता है। आपको क्या करना होता है, ये ब्रैकेट से, अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं होगा तो ब्रैकेट कॉमन नहीं ले सकते। तो ये जो आपने जो पूरी अपने बीच में मैथमेटिकल मेथड्स लगा के जो ब्रेक किया मिडिल टर्म, वो एक खास फॉर्म में इसीलिए ब्रेक किया है ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। आप इसकी जगह 2 और 3 भी कर सकते थे, 1 और 5 भी कर सकते थे, 5 और 0 भी कर सकते थे, लेकिन आपने 6 और 1 ही क्यों चूज किया, ताकि ये ब्रैकेट सेम आ जाए। अगर ये ब्रैकेट्स अपनी साइंस के साथ सेम नहीं आ रहे तो आप ब्रैकेट कॉमन नहीं ले सकते, जहां पर आपका सवाल था आप उसी जगह पे खड़े। आगे चलें, नहीं आएगा, लेके देख लें। x² plus 2x plus 3x minus 6, x कॉमन x plus 2 plus 3 कॉमन x minus 2, ये +2 आ रहा है -2 आ रहा है, आप ब्रैकेट कॉमन नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे +6 होता तो 2 और 3 से ही करते, फिर आप 6 और 1 से नहीं कर सकते थे। अगर +6 होता तो बेटा ये कॉमन ले सकते थे ना, यहाँ पर ना, अगर यहाँ पे +6 होता बेटा तो आप इसको कॉमन नहीं ले सकते थे कुछ भी। अब आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन नहीं आता तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ता है, इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होता। सर एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि अगर आपके पास ax² plus bx plus c है, आपको 2 मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना, तो आपको 2 ऐसी टर्म्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर a into c बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाए, b बन जाए। इन योर केस a into c आपके पास क्या है, 1, -6 है, और b आपके पास क्या है, +5 है। अब 2 नंबर बताइए जो मल्टीप्लाई होकर -6 दें और ऐड होकर 5 दें। कौन से ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, 6 और 1 ही हो सकते हैं। 6 times -1 will give you -6 and 6 - 1 will give you 5। अगर यहाँ पर 2, 3 से आप मैच नहीं करवा सकते, 2 into -3 will give you -6, तो 2 - 3 आपको 5 नहीं देगा, 3 - 2 भी आपको 5 नहीं देगा, और -3 - 2 आपको 5 तो दे देगा लेकिन आपको 6 नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2 नंबर ऐसे जो मल्टीप्लाई होकर AC दें और ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर B दें। किसके अंदर एलसीएम निकाल के ये करते हैं कि आप 6 और 1 का एलसीएम ले लें।
तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2 into 3 into 1, तो ये 6 into 1 का पेयर बन रहा है आपके पास। सर रीजन R is defined by these three inequalities. X जो है वो 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, क्या करेंगे सर? लाइन बनाएंगे, कहाँ कहाँ? 1 पे बनाएंगे और 5 पे बनाएंगे, इसके बीच में होगी सर जो भी होगी वैल्यू आपके पास, छोटा है x y तो 0 और 0 से 4 बड़ा है, तो x एक एक्सिस लाइन और बन 4 जाएगी, से इसके भी बीच में होगा। फिर y is greater than 3 minus x, जब भी इनइक्वालिटी आती है स्टेप 1 क्या होता है? डिटरमाइन इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y is equals to 3 minus x, इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए x की कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए। क्या क्या वैल्यूज दूं x की? सर 0 और 4 ले लें। 0 और 4 ले लेते हैं सर, 0 और 4 नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव चला जाएगा, 0 और 1 ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या हो गई? 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। b स्क्वायर तो माइनस ग्रेटर 4 देन इक्वल टू है ना? बेटा समझ, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है? ये यूज होता है जब आपको नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना हो। क्या मालूम करना हो? नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये कर्व जो बन रहा है तो ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, और ये ऐसा भी बन सकता है। अगर ये ऐसा बनेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने रूट्स आ रहे हैं? 2। 2। अगर ये ऐसा होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, और ऐसा होगा तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। सर ये तो एडवांस में नहीं है? ये आपके पास क्या बताता है? नेचर ऑफ द रूट्स। इसका इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का ये वाला पार्ट है, ठीक है? नहीं, आपके सिलेबस में ये आएगा। अब इस सवाल में स्ट्रेट लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, आपके पास लाइंस बन गई तीनों? अच्छा जी, आपने ब्लू लाइंस और रेड लाइंस के तो बीच में रहना है। ब्लैक लाइन से आपने ऊपर रहना है कि नीचे? ऊपर। ग्रेटर की साइन है ना सर, तो ये आपका रीजन हो जाएगा सर। बेटा ऊपर सर ग्रेटर लेबल होता है करना ना, ना। ऊपर बढ़ता है कि नीचे बनता है? तो ऊपर होगा ना लाइन। जिधर मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर का होता है बेटा। एग्जाम से एक दिन पहले वो ग्रेटर होता है, याद रहेगा सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इधर y की वैल्यू क्या है? 2 है। इस रीजन में y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इस रीजन में y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इस रीजन में y की वैल्यू इस पॉइंट से क्या होगी? बड़ी होगी ना। ये रीजन आपके पास R है। आप एग्जाम में कैसे शेड करेंगे? R भी लिखेंगे R लिखेंगे। फाइंड एंड 4 सर सेट्स का सवाल। हाँ भाई मुनीर साहब, x कॉमन क्या है? 2 है, 3 है। सर 3 ये 2 3 5। A number k is chosen at random from the universal set. आपने यूनिवर्सल सेट से बिलाल साहब को कहा एक नंबर चूज करना, उन्होंने कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लिया। वो कह रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि जो नंबर बिलाल साहब ने चूज किया है वो बिलोंग नहीं करता। इस साइन का मतलब क्या है? डज नॉट बिलोंग टू x यूनियन y। वो x और y दोनों में नहीं है।
तो कितने ऐसे नंबर हैं यूनिवर्सल सेट में जो x और y में नहीं है? तो आप एक सेकेंड सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है और 12 नहीं। ठीक है, तो सर तो प्रोबेबिलिटी 4 क्या अपॉन 11 4/11। टोटल कितने नंबर्स हैं ये आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या बन जाएगा सर? ये 4/12 बनेगा ना। डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। नहीं, बस 1/3 चांस है, 33% चांसेस हैं कि बिलाल साहब जो रैंडमली नंबर चूज करेंगे वो एक्स और वाई में बिलोंग नहीं करता। इस साइन का मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग टू। क्या चीज? नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में लिखी जाती है जी बेटा। 4/12 पर भी छोड़ सकते, 4/12 पे भी आप ये अपना जवाब छोड़ सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। पीछे दोनों आंसर लिखे हुए होंगे, 4/12 भी लिखा हुआ होगा, 1/3 भी लिखा होगा। सर शेड करना है सर। सर वो कह रहा है कि बी यूनियन सी में नहीं है, ना बी में है ए में है। तो भाई ब्रैकेट में तो आपको अनशेड करना ना, बी यूनियन सी में नहीं है। अच्छा, बी यूनियन सी में नहीं है तो बी यूनियन सी के अलावा कहीं भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है और ए बी सी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई शायान इस रूम में नहीं है, तो इस रूम में नहीं है, बराबर वाले रूम में भी हो सकता है सेंटर में हो ही ना, वॉशरूम में भी हो सकता है। इस रूम में नहीं है, इस रूम के अलावा वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि शायान इस रूम में नहीं है और वॉशरूम में है, तो इस रूम में नहीं है, इस रूम को शेड नहीं करूंगा और सिर्फ किसको शेड करूंगा? वॉशरूम शेड करूंगा। तो शायान साहब कहाँ है अभी हमारे पास? बाकी सब में नहीं, एंड में। अगर मैं कह रहा हूँ कि शायान एकेडमी की वॉशरूम में है, तो मैं ऑफिस में तो जाके शायान को नहीं ढूंढूंगा ना, नहीं ना, एंड की बात हो रही है ना। शायान सेंटर में है एंड वॉशरूम में है, तो सेंटर के वॉशरूम में होगा ना। तो मैं शायान को बाकी सब जगह तो ऑफिस में जाके ढूंढूंगा शायान को। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? एंड, एंड। और यूनियन का मतलब क्या होता है? और बी और सी का मतलब क्या होता है? कि इफ आई एम सेइंग कि जी शायान इज आइदर इन रूम 1 और इन रूम 2, तो मैं शायान को रूम 1 में भी ढूंढूंगा और रूम 2 में भी ढूंढूंगा। इफ आई एम सेइंग दैट शायान इज इन द ऑफिस ऑफ द एकेडमी, तो मैं रैंडम किसी भी ऑफिस में जाके शायान को नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, मैं सामने बैंक हबीब के मैनेजर के ऑफिस में जाके शायान को, शायान कौन से ऑफिस में है और कौन से ऑफिस में है? एकेडमी के ऑफिस में है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऑफिस की भी और एकेडमी की भी। यहाँ तक कोई इशू? सर इसमें नंबरिंग वाला तरीका ज्यादा आसान नहीं है? नंबरिंग वाले तरीके से भी कर सकते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? के 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ हो सकता है? या 1 में हो सकता है या 1 या 8। और फिर आपने क्या कहा कि जी किस में होगा? 1 में होगा, क्योंकि एंड आ गया ना। 1 में है एंड इनमें नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट होगी जब हम बाहर भी शेड करेंगे, ए को भी शेड करेंगे? सिर्फ बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि शायान रूम 1 रूम 2 में नहीं है, तो मैं शायान को रूम 3 में भी ढूंढूंगा, कॉरिडोर में भी ढूंढूंगा, ऑफिस में भी ढूंढूंगा, किचन में भी देखूंगा, वॉशरूम में भी देखूंगा। ठीक है, क्योंकि शायान कहाँ नहीं है? 1 और 2 में नहीं है, 3 में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, कॉरिडोर में भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, वॉशरूम में भी हो सकता है। गेटिंग? There are first 5 terms of the sequence. Find out the next term. स्क्वायर तो नहीं आ रहा।
4 का टेबल भी नहीं चल रहा, डबलिंग हो रही है डबलिंग हो रही है। सर 128 128 The nth term of the sequence is 2 to the power n plus 1. आपको सीक्वेंस निकाल के उसने दे दिया है। अच्छा, एक और चीज यार इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये ए से ऊपर है, सवाल के नीचे, लेकिन ए से, तो ये ए में भी अप्लाई होगी, बी में भी अप्लाई होगी, सी में भी अप्लाई। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बी में अप्लाई नहीं होगी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ए में अप्लाई नहीं होगी और सी में भी अप्लाई। अच्छा, बी के पास तो इंफॉर्मेशन है तो बी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही अप्लाई होगी। nth टर्म इस सीक्वेंस का 2 to the power n plus 1 है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इसकी nth टर्म का सीक्वेंस लिखना है आपको। ऊपर वाले का उसने आइडिया दे दिया आपको कि इसका सीक्वेंस क्या है, 2 to the power n plus 1। जिस टर्म पे जाना है उसमें 1 ऐड करो, 2 की पावर लगा दो। अगर फर्स्ट टर्म पे जाना है तो 1 plus 1 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म में जाना है 2 plus 1 3, 3 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे सर? अच्छा, इसमें गैप क्या आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? कितना गैप आ रहा है? That means हर दफा गैप क्या आ रहा है? 2 to the power n plus 1 आ रहा है गैप। 2 to the power n plus 1 गैप, यही सीक्वेंस चल रहा है ना नीचे, तो 2 to the power n plus 1 आ रहा है। ठीक है, that means क्या कर रहे हैं अब आप? नहीं, सर 2 to the power n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 1 सर ऐसे तो नहीं 2 to the power n plus 1 minus 3 ये भी हो सकता है सर। सर ये 4 minus 3 1 8 minus 3 5 16 minus 3 13 एक मार्क का सवाल है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? 4 8 16 32 64। सब जगह आप क्या कर रहे हैं? -3 कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 to the power n plus 1। इससे इसका nth टर्म इसने दिया है, इससे इसको रिलेट कर दो। इससे इसको रिलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर पहली टर्म क्या थी? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहली टर्म क्या थी? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर क्या है? तो हर दफा क्या हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। जो ये वाला सीक्वेंस है, इसके हर नंबर में से 3 माइनस कर दो तो वो वाला सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर -3 कर दो, -3 कर दो, -3 कर दो, -3 कर दो और -3 कर दो तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब आपके पास 2 to the power n minus n plus 1 है, इस वाली टर्म में से आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? -3 करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2 to the power n plus 1 minus 3। एक मार्क का सवाल है, आपको सिर्फ रिलेशन बनाना था, कोई सॉल्व वगैरह नहीं करना। यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या करेंगे सर? यहाँ पर भी आपको रिलेट करना है सर। 4 8 16 53
64 sorry 50 16 32 और 64 क्या करेंगे सर? कोई रिलेशनशिप सर इन दोनों के बीच में? ये आपने क्यों लिखे? क्योंकि इसका रिलेशन तो मुझे पता है ना, इससे रिलेट करना है मुझे। 2 मार्क्स का है। हम्म 4 2 is 8 plus 2 8 2 is 16 plus 3 16 to the 32 है ना? 2 मार्क का नहीं, छोड़ो नहीं ना, करो ना, कुछ जल्दी है ऑल द नहीं 2 मार्क के लिए बेटा तू कर कुछ भी नहीं, ब्रेक ले बस। इसका आंसर बता। भाई स्टॉप क्रॉस स्टॉप यहाँ। 19 और उसमें कितने का फर्क? इसमें कितना? नहीं 90 प्लस 50 40 इन दोनों 13 minus 9 4 21 minus 13 करो। अरे यार बस छुट्टी दे सर बोले ना यहाँ पर आपके पास क्यूबिक सीक्वेंस बन रहा है नहीं तो क्यूबिक सीक्वेंस भी नहीं बनेगा क्योंकि चौथे उसमें आपके पास ये बन रहा है ना 4 और 8 का डिफरेंस, फिर 5वें उसमें बन रहा है ना, ज्योमेट्रिक हो सकता है। सर बेटा कैन यू प्लीज हैव साइलेंस? चलें भाई जल्दी बताएं। अरे सर जल्दी करें यार तुम करो जल्दी भाई। हाँ सर ये पार्ट 2 समझ नहीं आ रहा। 90 plus 69 159 316 to the 32 write down an expression in terms of n for the nth term of the sequence और ये आपको उन्होंने दिया हुआ 2 मार्क का सवाल है ये 4 8 16 32 64 आपको रिलेशनशिप बनाना है तो अरे सर आप मार्केट से देंगे क्या
इसमें 9 9 14 13 और 32 में कितना फर्क होता है? 13 और 32 में कितना फर्क होता है? और 29 और 53 में 23 का फर्क होता है, 24 का फर्क होता है। हाँ, तो 5-5 का फर्क आ रहा है ना। ठीक है सर। 24 और फिर 61 और इसमें कितने का फर्क होता है? 29 का? नहीं, 31 का। भैया 9 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 23, तो 24 और ये 29 हो गया ना। 5-5 का फर्क है ना सर। अच्छा जी सर लेकिन फर्स्ट टर्म में तो 9 का है। ओ भाई एक सेकंड ना सर, भाईजान 9 फिर 14 फिर देखें आपके पास वो कह रहा है कि अगर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 5 13 29 61 और इसमें ऐड क्या हो रहा है? 9 ऐड हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है, 19 ऐड हो रहा है, 24 ऐड हो रहा है और 29 ऐड हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू है? नहीं। अच्छा जी, इसका सीक्वेंस आपने क्या निकाला है? इसका सीक्वेंस आपने निकाला है 2n + 1 - 3। ठीक है, इसका सीक्वेंस निकालो 5 5 5 5। इसका सीक्वेंस क्या निकलेगा un का? 9 + n - 1 × 5, ये क्या बन जाएगा? 9 + 5n - 5, ये क्या बन जाएगा? 4 + 5n, ये क्या बन जाएगा? 4 + 5n। इन दोनों को ऐड कर लो तो 2n + 1 + 5n और 4 - 3 क्या होता है? +1। ये आपके पास जवाब है। इसमें आप कोई भी वैल्यू, लेट्स से कि अगर हम इसके अंदर 4 डाल के देख लेते हैं तो 2 की पावर 4 + 1 + 5 × 4 + 1, 2 की पावर 4 + 1 क्या होता है? 32 + 20 + 1 क्या बन रहा है सर? 53 बन रहा है। आ गया सर? क्या चीज बेटा? पहला नंबर 9। सर दोबारा बताऊं? थोड़ा सा सोचोगे तो बेटा तू आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गन ले जाएंगे। सही है। 5 to the power -1, 6 minus -1 सर, 6 + 1 सॉरी 2 है सॉरी यार, चाय ठंडी हो गई थी इसलिए। अब आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो गया तो हो गया। सर इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है सर? 3 स्टेप्स हैं सर। स्टेप 1 क्या होता है? y से इक्वेट कर दें सर। तो क्या? अच्छा जी सर, बाकी आगे तू चीख चीख के जिसने नहीं भी सुना ना बता दे। सर क्या हो जाएगा सर? 2 - x = 6/y, 2 - 6/y = x। आपको x को सब्जेक्ट बनाना बेटा, x एक तरफ बाकी सारा सामान दूसरी तरफ। और स्टेप 3 क्या कहता है सर आपके पास के 2/6 - x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया आपके पास? 2 - 6/x। कोई इशू सर यहाँ तक? f of t is f of 5t + 2। क्या करेंगे सर इसमें? 3 मार्क का सवाल है। f में t डाल दें अगर हम तो क्या बन जाएगा? ये 6/2 - t, 5t²। और अगर हम f में 5t + 2 डाल दें तो क्या हो जाएगा? 6/2 - t + 2। This will give you 6/2 - 5t - 2।
ये बन जाएगा 6 अपॉन माइनस 5t। अब वो कह रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल अगर हम कर दें तो 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 5t। यहाँ तक कोई इशू? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि ये हो जाएगा माइनस 5t, याद रखिएगा, इंटू 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस टी, ये 6 और 6 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 5t इज इक्वल टू 2 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 5t माइनस प्लस टी इज इक्वल टू 2 माइनस 4t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, एंड दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक कोई इशू? क्लियर है सर। 22 वाला पेज सर। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर? एक होती है सर डबल ए, दो एंगल्स मैच होने चाहिए। एक होता है सास का मतलब क्या है कि दो साइड्स का रेशियो एंड वन एंगल। और तीसरा क्या होता है, एस एस एस, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर में नहीं होता, तीन साइड्स का रेशियो। सर कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है सर? ये होता है सिमिलर का, और कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है, आस सास एस 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 एंड आर एच एस। इसमें क्या होगा, दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, सही है दो सर, साइड और लेंथ एक इक्वल। एंगल इक्वल। ट्रिपल ए नहीं होता सर। ट्रिपल ए इसलिए नहीं होता कि अगर किसी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो दो मैच कर जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिकली मैच करेगा। ठीक है, दो तीन सवाल और रहेगा। अच्छा सर, अब आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसके लिए आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है, एंगल प्रॉपर्टीज। एंगल प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी लाइन उसको कट करती है, तो ये वाला एंगल सेम होगा। इसका नाम क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। आसानी के लिए क्या याद करेंगे सर, दो लाइंस, तीसरी लाइन कट कर रही है, नो नॉट यू रूल, हर चीज यार सोचा तो करो, बोलो एफ रूल हो गया। एफ रूल से मार्क्स नहीं मिलेंगे सर। नाम क्या है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये आपके पास क्या होगा, एफ रूल। फिर आपके पास तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होता है आपके पास ये वाली चीज, वर्टिकली अपोजिट। ये वर्टिकली अपोजिट हो गया सर। उसका नाम क्या है, एक्स रूल। अब यू रूल क्या होता है सर? यू रूल आपके पास बेसिकली एक्सटेंशन है ऑल्टरनेट एंगल्स की। हम कह रहे हैं कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इसका नाम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, सेम। ये वाला ऐड होके 180 बन जाएगा, ये वाला सेम होगा। तो अगर ये ए है ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, वैसे तो कभी किसी सवाल में पूछता नहीं है वो, लेकिन इसकी मैथमेटिकल टर्म्स क्या है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं सर, जो वन सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ऐड होकर क्या बना दें, 180। हमजा साहब, सबको फोन किसने दिया वापस, फोन ले उसका, हमजा फोन दो, मैं अभी बाहर निकाल दूंगा, तो फोन वापस दो। अब ये उधर फोन गया, तेरा फोन डस्टबिन में जाएगा। ये किसका फोन है सर? सप्लीमेंट्री एंगल्स हमजा क्या होते हैं, इसीलिए मैं बेटा पढ़ लेना, परसों पेपर है। हाँ बता। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं रीप? सप्लीमेंट्री तो वो होते हैं ना जो ऐड होके क्या बनाए,
180 कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होकर सिर्फ 90 बनाते हैं। अगर दो एंगल्स ऐड होकर 90 बनाए तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कोई एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 90 नहीं हो, 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो तो एक्यूट, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, 90 ना हो ऑब्ट्यूस, और 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तो रिफ्लेक्स। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या कहेगा? राइट एंगल, और 180 का हो तो स्ट्रेट लाइन एंगल। हाँ, कौन सा काम है बेटा? अगर दो एंगल हमजा ऐड होकर क्या बनाते हैं? 180, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ रूल में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, जो ऐड होकर 90 बनाए, जो ऐड होकर क्या बनाए? 90। नहीं सबर, अब यहाँ पे देखें सर क्या बन रहा है। अब अरीब साहब मोबाइल चाहिए आपको? सवाल सॉल्व करें। प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स, ये पेपर खत्म करने के बाद अभी बैठ जाओ, मैं बुलवा दूँ। सबर, अभी नहीं भाई, क्लास खत्म कर ले फिर बुलाना। तीनों एंगल का लिख देंगे ना। ए बी ई डी के बराबर लिख रहे हैं हम लोग। नहीं, कैसे पता? सर एक सिंपल आपको रूल बता रहा हूँ, सुन लीजिए सर। एंगल ए डी और सी ए भी बराबर है, ऑल्टरनेट। सुफियान बेटा, 3 रूल है ना, 1 सेकेंड। सिमिलर के कितने रूल हैं सुफियान? कौन कौन से? ए का मतलब क्या होता है? 2 एंगल। एस ए एस का मतलब क्या होता है? 1 एंगल। सही है सर। अच्छा, 2 साइड्स के रेशो के लिए क्या होना चाहिए? साइड्स होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? का। अब इस पूरे ट्रायंगल में कुछ साइड दी हुई है, साइड दी हुई है कोई, तो आपके पास साइड वाला काम तो अप्लाई। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? ए। अब आपको ये प्रूव करना है कि कोई दो एंगल्स क्या है? बराबर। ए तो पहले तो हम कहेंगे कि सर ए सी बी, सर सुने भाईजान, ए सी बी, ठीक है सर। तीसरा अल्फाबेट इसका कहाँ ले आए हैं हम? बीच में ले आए हैं, तो इसका भी तीसरा अल्फाबेट हम बीच में ले आएंगे। और ये क्यों बराबर है सर? वर्टिकली। अगर यहाँ पर एक्स रूल लिखकर आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, ये लाइन पढ़ेंगे सर, मैंने जो हाईलाइट किया। स्टेटमेंट आपकी क्या है कि दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर है उसका वजह आपको लिखनी जरूरी है, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा क्या बता रहे थे सर आप मुझे? ए बी सी और सी ई डी। तो ए बी सी और फिर अब देखो, ये आपने ए से शुरू किया है, तो ये आप किससे शुरू करोगे? डी ई सी। ठीक है सर, ये अगर आपने ए से शुरू किया तो डी से शुरू करोगे। और यहाँ पर क्या रूल लिखेंगे सर? एंगल आप वही दे रहे हैं, लेकिन आप अल्फाबेट मैच कराते हैं ताकि जब आप साइड मेजर कर रहे होंगे ना, तो साइड में अल्फाबेट बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। तो अपनी आदत बना लें कि भाई अगर वो डी से शुरू हो रहा है तो ये ई से शुरू होगा। और जहां आपको दिया हुआ है ये तो सिमिलर है कि ए किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है? डी से। बी किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है? ई से। और सी किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो ये तीनों एंगल्स मैच कर रहे होंगे। अच्छा, अब तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई सी, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? एंगल। एंगल कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? दो एंगल मैच।
यही दो एंगल मैच करवाया ना हमने, एक एंगल ये मैच करवा दिया, एक एंगल ये मैच करवा दिया, कितने एंगल मैच करवाए हमने? दो। तीसरा मैच करवाने की जरूरत क्यों नहीं है? तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा ना, अगर दो सेम है तो तीसरा वही दो। साइड नहीं है ना बेटा, रेशियो कैसे पता चलेगा कि इसकी डबल है ट्रिपल है, कैसे पता चलेगा? डबल आप अज्यूम, सर अब यहाँ पर देखें सर, अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज सर, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी भी लग जाए और सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव हो जाए तो बाकी प्रॉपर्टीज भी इम्प्लाइडली लगेंगी, फॉर श्योर लगेंगी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ए बी क्या है, 6 है, और ए सी ए डी ई डी क्या है, ई डी 2 है। आप डबल कह रहे थे, इन्होंने क्या कह दिया, क्या है, ट्रिपल है। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या है, 45। और आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई सी। एरिया और सिमिलर फिगर्स का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला A1 अपॉन एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क मिल गया आपको सर। अच्छा जी, अब ऊपर वाला एरिया जो है वो हम डीईसी का ले लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है। नीचे वाला एरिया 45 का ले लेते हैं। डीईसी वाली में आपके पास जो लेंथ है वो ईडी की मौजूद है 2, और इसमें आपके पास जो लेंथ मौजूद है वो 6 स्क्वायर रूट। डीईसी डिवाइडेड बाय 45 ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। डीईसी डिवाइडेड बाय 45 और ये हो जाएगा 1/9। DEC is equals to 45/9। DEC is equals to 5। तो एरिया कितना आ गया सर? फॉर्मूले का मिल गया। देखो आंसर आपका गलत भी हो जाए तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आंसर हम वर्किंग नहीं करते तो पूरे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि जस्टिफाइड आंसर नहीं है। जहां 2 मार्क का सवाल है मेरा बेटा, जहां 2 या 2 से ज्यादा मार्क का सवाल है वहां पर वर्किंग के मार्क्स है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी मार्किंग स्कीम अभी। किसका? अगर गलत किया हुआ नीचे, तो अगर नीचे सारा काम आपने गलत किया है तो आपको फॉर्मूले का 1 मार्क लाजमी मिलेगा। क्योंकि शायन साहब को फॉर्मूला पता था, शायन साहब रीड करने में गलती कर गए, नंबर लिखने में गलती कर गए। ये जैसे मैं 10 दफा करता हूँ कि ऊपर 6 पढ़ा नीचे 16 लिख दिया, तो वो मैथमेटिकल एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर। लेकिन आपको एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि सर मुझे काम आता है क्योंकि मैं टेंशन में हूँ, 2 घंटे हो गए हैं, याद आ रही है किसी की, मैंने गलती कर दी। मैथमेटिकल एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सर क्या करेंगे? x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सही है सर? यहाँ तक कोई इशू? बस हो गया। आगे फर्दर ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास वापस ये आप एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई उसका लिखा हुआ, क्योंकि अगर सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा हुआ होता तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है। ब्रैकेट्स आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स, ब्रैकेट्स आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स। ठीक है सर? नीट साहब चाय मंगाओ, कॉफी। सर यहाँ क्या करेंगे? सर एक इंपॉर्टेंट चीज, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, नीचे वाला ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म मांगी है उसने। ब्रैकेट है सिंपलेस्ट फॉर्म 3x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 5 क्या हो जाएगा सर? 5x प्लस 7 divided by x minus 4 x plus 5. This is your answer.
3 मार्क्स मिल रहे हैं सर इसके। लास्ट क्वेश्चन, थैंकफुली लास्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 80% बच्चा जो है वो इसके अंदर 36, 4, 1 और 16 लिख कर आता है। ठीक है सर, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता सर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -6214 को -6214 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, जैसे मैंने कहा कि 90% बच्चा यहाँ पर गलत करके आता है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा सर, रॉ इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1, -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू -6 प्लस 4 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। सर मैं एक सेकेंड आपको भी इसका भी सिंपल तरीका बता देता हूँ सर। सर रॉ 1 ये पहली रॉ है और इनटू कॉलम 1 ये पहला कॉलम भी है। फिर ये पहली रॉ ही है अभी, लेकिन कॉलम कौन सा बन गया, दूसरा। फिर ये दूसरी रॉ बन गई, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला। और ये दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर पहली रॉ को दूसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। रॉ और कॉलम मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड हो जाएंगे, एक नंबर आएगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर सर 36 प्लस 2 क्या बन जाएगा सर, 38। अच्छा सर, दूसरे में -12 प्लस 8, -12 प्लस 8 क्या बनेगा सर, -6 प्लस 4, 2 प्लस 16। ये आपके पास आंसर। इसका आंसर 36, 4, 1 और 16 नहीं है। याद रहेगा सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, अगर आपके पास ए बी सी डी है तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, x इंटू -3 -5 इंटू 2, और ये सब किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -3x -5 टाइम्स 2 विल गिव यू तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू -2, और ये आपके पास हो जाएगा -3x इज इक्वल्स टू -12, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर। बेटा अगर यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ हो, मैट्रिक्स का मॉडुलस, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ए और डी पे जो पोजीशन चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई करो, और बी और सी पे जो पोजीशन है उसको। सर एक और चीज, जब आप लोग चले गए थे, हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है सर। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है विच इज -6, 2, 1 और 4। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी, या फिर ए इनवर्स पूछा जा रहा है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है सर किसी भी मैट्रिक्स का, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो इसके ए की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, -6, डी की पोजीशन पे लिखा हुआ है 4, बी की पोजीशन पे लिखा हुआ है 2, सी की पोजीशन पे लिखा हुआ है 1। ये हो जाएगा आपके पास -24 -2 क्या बन जाएगा सर, ये -26। इसका एडजॉइंट क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है कि डी और ए की जगह चेंज कर दो और बी और सी की साइन चेंज कर दो।
तो अब इसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट क्या होगा 4 - 6 और ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 और -1। ठीक है सर। अब अगर आपको इनवर्स चाहिए तो ये क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी और सी की जगह चेंज नहीं हो रही बेटा, ए और डी की जगह चेंज हो रही है, बी और सी का साइन चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा -1/26 इंटू 4 - 2 -1 -6। ये आपके पास क्या आ गया बेटा ए का इनवर्स। अब हमजा अगर आपने इस ए के इनवर्स को कहीं और यूज करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यूज नहीं करना तो ये अपनी जगह पर एज इट इज आंसर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक और चीज, दूसरी चीज ये सर, एक दो और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैट्रिक्स से सुन लीजिए ताकि हम खत्म करें क्लास को। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है सर, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है सर 2। मैट्रिक्स में 1 की जगह आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब क्या आएगा, वही वाला मैट्रिक्स। अगर मैं आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब क्या आएगा, वही वाला मैट्रिक्स। अच्छा मुझे बताइए कि x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मैं इस x को ऊपर ले आऊं तो क्या है x की पावर -1 हो जाएगी। तो x इंटू एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है भाई। तो ये x जब ऊपर आ जाएगा तो x इंटू एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 क्यों होगी भाई, पावर को छोड़ दें। हाँ, तो अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 1। मैट्रिक्स में 1 की जगह क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक सवाल देख लीजिए सर, एक मार्क का सवाल है सर, 1 मार्क का सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कम होगा सर, सर पेपर से पहले होता है। 1 मार्क का सवाल है, सवाल गौर से सुनिए। वो आपसे कह रहे हैं कि C और C इनवर्स 2/2 की मैट्रिक्स है। राइट डाउन द 2/2 मैट्रिक्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू C into C इनवर्स into B। कितने मार्क्स का सवाल है, एक। और कितने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3। C का मैट्रिक्स मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। वो कौन सा मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का है, 2/2 का। मैंने अभी आपको बताया कि सर जब x into x इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा। तो जब C इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मींस जब C इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसके बदले में क्या आ जाएगा आपके पास, IB। और जब I B से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जवाब क्या होता है, B होता है। तो इसका फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, जो B था हमारे पास, जो B था ये वाला मैट्रिक्स, यही इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा डायरेक्टली लिखना है, 1 मार्क का सवाल, लेकिन ये पता होना चाहिए ना सर कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है सर जी, चलिए सर। रहीम साहब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, रहीम साहब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। No, sir. Okay बच्चे, we are ending the class. I'll share the paper with you, the short paper in a while. कोई क्वेरीज हैं हरीम? सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन होगी तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, प्लीज सॉल्व द पेपर।